वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर है इम्पोर्टेंट, जिसमें बोर्ड में पूछा जाता है वह है एग्रीकल्चर। ठीक है, आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा जैसा आप जानते हो खेती बाड़ी जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस चीज़ की हर जगह नीड होती है। बेटा अगर हम बात करें इंडस्ट्री भी तभी चलती है जब उसमें रॉ मटेरियल आता है, और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो बेटा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। बेटा अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोगों को खाने की चीज़ नहीं मिलेगी। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम जिस बुक पर पढ़ते हैं स्कूलों में वो नहीं मिलेगी, क्योंकि कागज़ भी बेटा किससे आता है? पेड़ से बनता है। ठीक है, अगर हम घर की बात करें, घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सब कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से ही आती हैं। जैसे बेटा सोफ़ा, टेबल और बहुत सारी चीज़ें बेटा कुल मिला के ये एग्रीकल्चर से आती हैं। अब बेटा एग्रीकल्चर में कई तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ होती है फूड क्रॉप, एक होती है नॉन फूड क्रॉप। तो हम इस चैप्टर में हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह की फार्मिंग होती है। तो बेटा हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर एक प्रोफेशन भी है, और बेटा लोग कितने काम करते हैं हम ये भी बात करेंगे। कौन कौन से एग्रीकल्चर में कौन कौन से फूड ग्रेन होते हैं, और इंडस्ट्री को कौन से इनपुट मिलते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, अगर हम बात करें दुनिया में तो बेटा इंडिया में बहुत एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, मोस्टली लोग अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले भी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे मोस्टली लोग, और इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड हैं। ठीक है, लेकिन करंट की बात करें बेटा एग्रीकल्चर डाउन हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस चैप्टर में हम तीन तरह की फार्मिंग पढ़ेंगे। प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल फार्मिंग। ये क्या होती है डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और ये भी पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, अलग डिफरेंट टाइप के सीजन्स होते हैं हमारे देश में, रबी में, खरीफ और जैद, ये भी पढ़ेंगे। और देश में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है जो बड़े लेवल पर उगाई जाती हैं, और हमारे देश में क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर में। और इसमें कुछ कहानी भी पढ़ेंगे भूदान और ग्रामदान के बारे में। और हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी पढ़ेंगे। कितने लोग रोजगार हैं, क्या आउटपुट निकल पा रहे हैं, और दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर की टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत पुराने टाइम से ही। क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, चीज़ों को उगाकर उसे बेचकर उससे पैसा कमाते हैं। इस एग्रीकल्चर से हमारा भी फायदा होता है किसानों का, और देश का भी फायदा होता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम ये पढ़ेंगे प्रीमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल फार्मिंग। तो बेटा पहला टॉपिक आपका आता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होता है बेटा? प्रीमिटिव का मीनिंग होता है पुरानी टेक्निक, ओल्ड टेक्निक ऑफ फार्मिंग। तो बेटा पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अगर हम बहुत पुराने ज़माने की बात करें, या अभी कुछ जगह ऐसा होता होगा, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग कम थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी, थोड़े लोग ही थे, ठीक, देश में अगर वर्ल्ड में बात करें तो लोग क्या करते थे, केवल अपने लिए ही खेती का करते थे, मतलब चैन की सुख जी रहे थे, इंडिपेंडेंट थे लोग पहले, तो अपने लिए ही खेती किया करते थे, और अपने लिए ही खेती करते थे, अब खाते थे सो जाते थे, बस नहीं रहता था। ठीक है, और ये प्रीमिटिव में क्या होता था, तो बेटा इसमें क्या होता है कि बेसिकली कि एक जो जंगल है, मान लीजिए पार्ट है जंगल का, यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो लोग पहले क्या करते थे, जंगल के इस पार्ट को काट देते थे, मतलब पेड़ों को काट देते थे। पेड़ों को काटने को बेटा स्लैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लैश। जब वो पेड़ों को काट देते थे तो वहां पे दाग, मतलब ये ऐसे पेड़ बच जाते थे, बेटा दिखा दे रहा आपको पेड़, पेड़ को काटने के बाद इसे जला देते थे, जिसे हम बोलते हैं बर्न। तो पुराने टाइम में क्या होता था, स्लैश एंड बर्न क्या करते थे, मतलब एक जगह वो पेड़ काटे उसे जला दिए, फिर यहाँ खेती किया करते थे, फिर यहाँ पे खेती करने के बाद जो उसका बेटा राग मतलब पार्ट्स बचते थे पेड़ों के, उसे जला देते थे और उसे छोड़ देते थे कुछ टाइम के लिए, बेटा ये इसे छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह पर आते थे, फिर दूसरी एरिया में पेड़ों को काटते थे, फिर उसे जलाते थे, फिर वहाँ पे खेती किया करते थे, फिर यहाँ पे भी बेटा जो पेड़ के पार्ट्स बचते थे उसे जला कर इसे छोड़ देते थे, फिर दोबारा दोबारा यहाँ पर आ जाते थे। तो ये टेक्निक यूज होती थी पुराने जमाने में। लोग खेती क्या करते थे, अपने लिए खेती करते थे, बेटा किसके लिए? अपने लिए, कुछ ही लोग होते थे, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए, मतलब अपने लिए, मतलब तीन चार सदस्य हैं घर में तो अपने लिए ही खेती करते थे। तो ऐसे टेक्निक यूज करते थे, पुराने टूल्स का यूज करते थे। ठीक है, पुराने टूल्स मतलब पहले हल का यूज करते थे, देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों में कि हल यूज करते थे लोग। ठीक है, पुराने खुरपा यूज करते थे, और जो अगर हम बात करें गाँव के डग, गोबर का यूज करते थे मेन्योर्स में, जैसा आजकल हम फर्टिलाइजर यूज करते थे, उस जमाने में लोग फर्टिलाइजर नहीं यूज करते थे।
पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे, गाँव गाँव का डग मतलब गोबर, भैंस का गोबर डालते थे खेतों में उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे। और मेनली अगर हम बात करें तो ये जो पानी यूज़ करते थे वो बारिश का पानी यूज़ करते थे, ठीक है। तो बारिश आती थी, ये खेती होती थी अच्छी। तो और दूसरी बात ये थी, जो खेती होती थी वो बहुत बढ़िया होती थी, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल चीज़ होती थी, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किया करते थे। तो ऐसी टेक्निक को हम प्रीमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और बेटा इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें पुराने टेक्निक मतलब पुराने टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है, कोई ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते थे, ठीक। तो ये सब चीज़ होती थी प्रीमेटिव इंटेंसिव टेक्निक में, सॉरी प्रीमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग में। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें भी बेटा ये लिखा हुआ है कि इस ज़माने में क्या होता था, लोग छोटे छोटे जो पैचेज ऑफ लैंड है, मतलब टुकड़े हुए हैं, जैसे ये लैंड है, ये पैचेज ऑफ लैंड है बेटा, अलग अलग टुकड़े हैं पार्ट्स के ज़मीन के, उस पर क्या करते थे, प्रिमिटिव टूल्स हैं, जैसे हल हो गया, खुरपा हो गया, उस चीज़ का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। और ये मेनली डिपेंड होते थे मानसून के ऊपर, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होते थे ये। नेचुरल फर्टिलिटी यूज़ करते थे, नेचुरल फर्टिलिटी रहती थी इसकी मिट्टी की, ठीक है। स्टेबिलिटी रहती थी, मतलब इससे नुकसान भी नहीं होता था इन्वायरमेंट को। तो ये सब होता था इस प्रिमिटिव में। इस खेती को हम बात करें तो स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी। बेटा लोग क्या करते थे उस जमाने में, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि एक लैंड पे खेती करी, वहां से काट दिया, फिर दूसरी लैंड पे चले गए। तो इसे बोलते हैं कि इसकी फर्टिलिटी बनी रहती थी मतलब उस लैंड की जहाँ पे वो खेती करते थे। तो ये क्या होता है, शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेशन, उसकी फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए वो दूसरी लैंड पर शिफ्ट होते थे, जिससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब बेटा इस मेथड को अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है प्रिमिटिव का, जिससे स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। इंडिया में कुछ जगह इसका नाम अगर हम बात करें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, तो इसे झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूमिंग। जबकि अगर हम बात करें मणिपुर की तो इसे पामलू बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इसे दीपा बोलते हैं। निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इसको दीपा बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में इसका अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मेथड यही है। अगर हम दुनिया की बात करें बेटा, तो दुनिया में भी इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि मैक्सिको अमेरिका की, तो इसे वहाँ पे मिल्पा बोलते हैं, ठीक है। वेनेजुला में इसको कोको बोलते हैं, कॉनको। ब्राज़ील में इसको राउका बोलते हैं। अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोले बोलते हैं, ठीक है। वियतनाम में इसे रे बोलते हैं। और इंडोनेशिया में इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं। तो इस खेती को बेटा अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती थी इसमें। बेटा आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि जैसे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जंगल है, उसे काट दिया और उसके बाद उसमें आग लगा दी, फिर वहाँ खेती करते थे। देखो ये इसमें दूसरी पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता था, वो इसलिए ऐसा होता था कि इसकी फर्टिलिटी बनी रहे सोइल की। दूसरी फार्मिंग बेटा इसमें जो है हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंटेंसिव। बेटा इंटेंसिव का मीनिंग होता है कि थोड़ा, मतलब प्रीमिटिव में क्या होता था, पुराने टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसमें न्यू टूल्स मतलब न्यू टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि पहले केवल 2 लोग के लिए खेती होती थी अपने लिए। इसमें क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के पास ज़मीन कम रह गई, ज़मीन थोड़ी सी थी। अब बेटा ज़मीन थोड़ी सी थी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और ज़मीन कम हो रही है, मतलब खेती बाड़ी वाली ज़मीन। तो अब उस पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है प्रिमिटिव मेथड से, तो क्या करते हैं कि नई टेक्निक यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में बताएं, ये कब होती है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो, फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फूड भी ज़्यादा नीड पड़ेगा, ठीक है। कम पॉपुलेशन थी तो कम फूड की नीड थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड की भी नीड ज़्यादा है, जबकि लैंड बेटा क्या है, कम है, ठीक है। अब उस कम लैंड को हम प्रोडक्शन कैसे बढ़े, तो हम क्या करते हैं बेटा, नई टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें, इसमें ज़्यादा लेबर को लगाया जाता है, ठीक है। बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं इनपुट्स का, ठीक। और हायर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब लेबर लगा के टेक्निक्स ने यूज़ करके तब इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है बेटा, राइट ऑफ इंटेंस, क्या चीज़ का ध्यान, इंटेंस में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, द फार्मर इज फोर्स टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। इसमें क्या होता है, जो किसान है उसे फोर्स करना पड़ता है लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए, ठीक है। छोटी ज़मीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट, इसका क्या मतलब किसान का ये ऑब्जेक्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, ठीक है। और क्रिएटिंग एनॉर्मस प्रेशर करें, ये सब किसानों के ऊपर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। लैंड कम है, तो ये सब चीज़ को करने के लिए वो काफ़ी चीज़ों का यूज़ करता है, मशीन्स का, ठीक है।
नेक्स्ट फार्मिंग है बेटा हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? जब हम कोई फार्मिंग अपनी खुद के लिए ना करके, मतलब हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, उस फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि जितनी भी फार्मिंग हो रही है वो कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, इसे प्लांटेशन फार्मिंग भी बोलते हैं। फार्मिंग परफॉर्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंडिंग मनी। बेटा किसके लिए कर रहे हैं हम? ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अब बेटा जब हम कोई पैसा कमाने के लिए करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत टाइप के इसमें HYV सीड यूज़ करते हैं। बेटा HYV सीड का मीनिंग होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि बहुत बढ़िया किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज जिसे बोलते हैं। और हम इस वाली फार्मिंग में क्या करते हैं? नए नए टाइप की मशीनें यूज़ करते हैं। ठीक है। केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि कीड़े ना लगे, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग बेटा बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं हम इसमें। और अगर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो ये अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है। जैसे हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बेटा कमर्शियल फार्मिंग राइस की होती है। ठीक है। और पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी होती है? राइस की। राइस एक कमर्शियल फार्मिंग है। ठीक। और इसे सिंगल क्रॉप भी बोलते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इसे सब्सिस्टेंट क्रॉप बोलते हैं। ठीक। जैसा आपको पिक्चर दिखाई दे होगी बेटा इसमें। अब अगर हम बात करें अमेरिका में, तो बेटा अमेरिका में फार्मिंग करने के वो बहुत पैसा खर्च करते हैं फार्मिंग पर। नई नई मशीन लगाते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा हाथों हाथ कट भी रही है, हाथों हाथ थ्रेशर भी हो रही है, साफ भी हो रही है, और पैकेजिंग भी चलती है हैंड टू हैंड। तो बाहर देशों में इतना डेवलपमेंट है फार्मिंग में, जबकि इंडिया में क्या होता है, पहले ट्रैक्टर में भरेगा, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, तब जाकर वो साफ होगा। ठीक। तो ये डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो अमेरिका बहुत आगे पहुंच चुका फार्मिंग में मामले में। हालांकि इंडिया आज भी बहुत आगे पहुंच चुका है। अब बेटा बात करते हैं प्लांटेशन की। प्लांटेशन क्या होता है? बेटा जब हम कोई एक सिंगल क्या करते हैं, जब एक बड़े एरिया में, मतलब बहुत बड़े पार्ट एरिया में, मतलब बहुत बड़े जमीन पर सिंगल क्रॉप उगाते हैं। क्या उगाते हैं बेटा? सिंगल, मतलब एक ही तरह की क्रॉप उगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले हैं तो बेटा ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो असम में, अगर हम असम की बात करें तो हिल स्टेशन पर असम में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है बेटा टी की। किस चीज़ की? टी की। तो टी जो है बेटा वो क्या है? हमारा प्लांटेशन है, क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये क्या होता है प्लांटेशन? जब हम एक टाइप की क्रॉप उगाते हैं, मतलब एक ही, जैसे गन्ना ही उगा रहे हैं एक, मतलब बहुत बड़े एरिया में, या राइस उगा रहे हैं, या वीट ही उगा रहे हैं, या शुगर, वो सॉरी, रबर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत बड़े लेवल पर एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन बोलते हैं। बेटा प्लांटेशन भी हमारी कमर्शियल फार्मिंग में आती है, क्योंकि इसका मकसद भी हमारा क्या होता है? पर्पस बेचना होता है। ठीक है। अब बेटा प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन में क्या होता है, क्या चाहिए होता है? हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स होती है। ठीक है। रॉ मटेरियल जो हम इससे निकालते हैं वो कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में जाता है। इंडस्ट्री में से क्या होता है? प्रोड्यूस्ड होता है फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है। जैसे बेटा टी लीव्स हैं, तो इसे तो हम चाय में डाल नहीं सकते, तो ये कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री में जाएगी, जिससे ये सूखेंगी, ड्रो होंगी, और उससे क्या यूज, वो चाय पत्ती बन जाएगी, टी लीव्स। तो ये सब होता है। तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है? प्लांटेशन से ही आता है। वेल डेवलप्ड नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चाहिए होता है। ठीक है। बेचने के लिए अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कुछ प्लांटेशन होते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर। ठीक है। जैसा आप पिक्चर दिखाई दे रही होगी इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो बेटा बेसिकली हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, तो हमारे देश में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब सीजन बेसिस पे होती हैं। ठीक है। वो 3 तरह के सीजन होते हैं। जैसे पहला सीजन जो होता है वो होता है खरीफ, दूसरा सीजन होता है राबी, तीसरा सीजन क्या होता है बेटा? जैद का। जो हमारी फसलें उगाई जाती है वो 3 सीजन के बेसिस पर उगाई जाती हैं। अगर हम बेटा खरीफ की बात करें तो ये वो पीरियड होता है जब हम बोते हैं। तो मानसून के सीजन पर हम बोते हैं बेटा, मानसून मतलब बारिश के टाइम पर। बारिश के टाइम कौन सा होता है? जून और जुलाई का। तो इस टाइम पे ये खरीफ, मतलब ये फसल बोई जाती है। जैसे कौन कौन सी फसल है? पैडी हो गई, मेज हो गई, जवार हो गई, बाजरा हो गया, तर हो गया, मूंग की दो, उड़द की दाल हो गई, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन। ये सारी की सारी फसल बोई जाती है, मतलब ये बोई जाती है कब? जब जून और जुलाई होता है। ठीक है। और हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर और अक्टूबर। तो बेटा जून और जुलाई में बोई जाने वाली फसल और सितंबर से अक्टूबर में काटी जाने फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? मैंने लिख दिया। बेसिकली इस टाइम पर बारिश होती है अच्छी खासी, तो इनको पानी अच्छा मिल जाता है। दूसरी बात करें रबी की,
तो रबी को हम बेटा बोलते हैं विंटर। जैसे खरीफ को मानसून बोलते हैं, बारिश का सीजन, रबी को हम क्या बोलते हैं, रबी को विंटर। ये कब उगाई जाती है, मतलब कब फसल उगाई बीज डाले जाते हैं, अक्टूबर में नवंबर में, इस टाइम पर ठंड होती है। और समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब काटी जाती है फसल मार्च और अप्रैल में। कौन कौन सी फसल होती है जो इस सीजन में उगाई जाती है, वीट हो गया, बारले हो गया, पीस ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है। दूसरी जो फसल है बेटा वो है हमारी जैड की। तो जैड की जो फसल बेसिकली जो सोविंग की जाती है वो मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है, और हार्वेस्टिंग मई से जून के बीच में की जाती है। ये कौन कौन सी होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तो ककड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, और फूड क्रॉप्स हो गई। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी फसल मैंने आपको बता दी कौन कौन से सीजन में। बेटा सीजन याद रखना, खरीफ को मानसून बोलते हैं, राबी को विंटर बोलते हैं, जैड का मार्च अप्रैल बोलते हैं, ऐसा याद रखना। ठीक है। इसके लिए ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, ये साइक्लोन और कैनाल्स के बेसिस पे उगाई जाती है राबी की। ठीक है। और जैड के बेटा क्या यूज़ करते हैं हम इसके लिए, प्राइवेट सोर्स ऑफ इरीगेशन, जैसे ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, लेक हो गई, कुएं हो गए, ये यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बेटा आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, खरीफ की फसल की आपकी पिक्चर नजर आएंगी। जैसे ये हो गई आपकी भुट्टा भुट्टा हो गया, और अभी की बेटा ये रही गेहूँ वूहूँ, और सरसों के बीज, और जेड ये रही। ठीक है, जो लिक्विड की फॉर्म में होती है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें बेटा असम की, वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा की, तो यहाँ पे 3 तरह की पेड़ी उगाई जाती है साल भर में। ठीक है। कौन कौन सी, ओस हो गई, अमान, ब्रो हो गई, ओस, अमान, ब्रो। अगर हम बात करें शुगर केन की, तो ये लगभग पूरे साल ही उगाई जाती हैं। क्यों उगाई जाती हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी बड़ी क्रॉप की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो मेजर क्रॉप्स होती हैं, तो क्रॉप 2 तरह की होती हैं, एक होती है फूड, एक होती है नॉन फूड। बेटा फूड का मीनिंग होता है जो हम जिसे हम खा सकते हैं, जैसे बेटा ग्रेन्स की बात करें, दाल चावल, तो ये सब हम खा सकते हैं। नॉन फूड क्या होती है, जैसे रबर हो गई, तो बेटा रबर को हम खा नहीं सकते। रबर का हम यूज़ किस लिए करते हैं, या तो इरेजर बनाने के लिए, टायर्स के लिए, तो इसका भी हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर फूड की बात करें, तो फूड में कौन कौन से होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स भी होती हैं, जैसे। ठीक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, इंडिया में जो ये उगाई जाती है, ये डिपेंड करते हैं सोइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, और प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फूड क्रॉप्स की। ग्रेन कौन कौन से हैं, चावल, गेहूं और मेज। तो अगर राइस की बात करें, खरीफ क्रॉप कहते हैं इसे। टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। बारिश कम से कम इसके लिए 100 सेंटीमीटर से वो चाहिए होती है। कहाँ उगाया जाता है बेटा, ये नॉर्थर्न प्लेन्स में। बड़े याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, डेल्टोनिक रीजन में उगाया जाता है ये। ठीक है। कौन कौन से स्टेट में होता है ये, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में ये उगाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किरिल क्रॉप है, खाए जाने वाली। बेटा किरिल क्रॉप मतलब सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली। गेहूं की बात करें, तो ये राबी सीजन में होती है, उगाई जाती है। ठीक है। टेम्परेचर इसके लिए कूल चाहिए होता है, 50 से 75 डिग्री रेनफॉल चाहिए होती है। गंगा सतलुज के प्लेन में उगाई जाती है। ब्लैक सोइल चाहिए होती है इसके लिए, डेक्कन प्लेटो में उगाई जाती है। और कौन कौन सी स्टेट मुक्ति है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और बेटा ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट किरिल क्रॉप है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है हमारे देश में, सेकंड नंबर पर जो उगती है। नेक्स्ट है मेज़। ठीक है। बेटा मेज़ जो है वो भी खरीफ क्रॉप है, 21 डिग्री से 27 चाहिए, बारिश 60 से 110 चाहिए, इंडिया में 40 चाहिए। कौन सी मिट्टी चाहिए होती है इसको, ओल्ड एलुवियल ट्रैक। कहाँ उगाई जाती है बेटा ये, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये दोनों के लिए होती है, फूड भी होते हैं, फूडर के लिए भी। जैसा आपको दिखाई देगी इसमें, जैसे राइस हो गए, चावल, बेटा चावल की खेती, गेहूं की खेती, मेज़ की खेती, मक्का जैसे बोलते हैं। ठीक है। भुट्टा। मिलेट्स क्या होते हैं बेटा, जो मोटे टाइप की जो फूड होते हैं उसे मिलेट्स बोलते हैं। जैसे ज्वार हो गया, ये मोटे अनाज होते हैं जिसे हम मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स का भी हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कोर्स ग्रेन, बेटा कोर्स का मीनिंग होता है मोटे अनाज, और ये एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है। तो ज्वार की बात करें, तो ज्वार वो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। रेन फेड क्रॉप होती है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर रेन का यूज़ करते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर ज्वार होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ठीक। बाजरा की बात करें, तो बाजरा ग्रो किया जाता है सैंडी सोइल पर, शैलो ब्लैक सोइल पर। ये कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में। ठीक है बेटा। बाजरा, बाजरा की बात करते हैं। रागी, तो रागी किस पे, रागी के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो बेटा ड्राई रीजन में सूखे मतलब उगाई जाती है। ग्रो वेल ऑन रेड, ठीक, ब्लैक सैंडी सोइल, लोमी सोइल, शैलो ब्लैक सोइल रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है बेटा रागी, कर्नाटक, बेटा रागी एरी, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश।
बेटा रागी में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और छोटे छोटे न्यूट्रिशन नगेट्स भी होते हैं जो फ़ायदे देते हैं। देखो बेटा इसमें आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी पल्सिस। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दालें वो हमारे इंडिया में ही उगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा खाई भी हमारे इंडिया में ही जाती है। अगर बात करें खाने की तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल द कंज्यूमर पल्स इन द वर्ल्ड। ठीक, जैसा आप दिखाई दे रही होंगी कौन कौन सी मोस्टली हमारे देश में दाल उगाई जाती हैं। अरहर की हो गई, उड़द की, मूंग की, मसूर की, पीस की, ग्राम की। ठीक, अगर हम बात करें दालों की तो बेटा दालों के लिए बहुत कम अगर हम बात करें मॉइस्चर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ड्राई सीजन इसके लिए अच्छा होता है। टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री चाहिए होती है। कम से कम बारिश चाहिए होती है, ज़्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा बेटा जो दाल जो हम प्रोडक्शन करते हैं किसानों की जो सॉइल होती है लैंड उसकी फर्टिलिटी बनाए रखती है दाल। ठीक है, तो ये किसान क्या करते हैं दालों को भी साथ साथ लगाते हैं ताकि इसकी फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक, अब बेटा एक दाल है अरहर की छोड़कर, इसमें ज़्यादा अगर हम बात करें लेग्यूमिनियस क्रॉप होती है एक्सेप्ट अरहर में हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी। बेटा जैसे मैंने आपको बताया ये जो अ, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसे बनाए रखती है, नाइट्रोजन ज़्यादा बनाए रखती है इसमें। ठीक है, दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप। हमारे देश में क्या होता है और दो लोग मतलब जैसे मान लो गन्ना लगाया फिर दाल लगा दी, इससे क्या रहता है वो न्यूट्रिशन बनी रहती है, उसके अंदर नाइट्रोजन बना रहती है, सोइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। ठीक, कौन कौन सी स्टेट में हमारे देश में दालें उगाई जाती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। इन एरियाज में हमारे देश में क्या होती है दालें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम कुछ फूड क्रॉप होती हैं जो ग्रेन्स नहीं होती, मतलब जिसे हम डायरेक्ट नहीं खा सकते। जैसे हम बात करें गन्ने की तो बेटा गन्ना ऐसा नहीं कि हम तोड़ा और खा गए। बेटा से अगर जैसे हम ऐसे चाय बनानी तो चाय के लिए हम गन्ना कोई डालेंगे नहीं, तो इसे बोलते हैं फूड है लेकिन ग्रेन्स नहीं है जिसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। जैसे हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे इंडस्ट्री में जाके, जैसे चीनी बनेगी तब हम क्या करेंगे इसका यूज़ करेंगे। जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, तो गन्ना क्या है शुगर केन हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे उगाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। टेम्परेचर इसके लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री चाहिए होता है। बारिश भी 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर चाहिए। कहाँ उगाया जाता है? सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, क्या चाहिए होती है बेटा बहुत मैनुअल लेबर चाहिए होती है इसे। दुनिया में इंडिया का नंबर ब्राज़ील के बाद सेकंड नंबर पर आता है, ब्राज़ील पहले नंबर पर आता है। रॉ मटेरियल सोर्स ऑफ जैगरी क्या क्या बनता है इससे? जैगरी बनता है, ठीक है, खांड सारी बनता है, शुगर बनती है, मोलासिस बनती है, काफ़ी चीज़ बनती है बेटा इससे गन्ने से। और किन किन स्टेट में उगता है बेटा गन्ना? ज़्यादातर सबसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। इन एरियाज में इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। दूसरा बेटा क्या है? तेल। तेल को हम डायरेक्ट खाते नहीं है बेटा, तेल को हम यूज़ करते हैं फूड के लिए। जैसा आप जो भी खाना बनाते हो तो उसमें कोई ना कोई तेल यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑयल सीड का भी हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे देश में जैसे कि हम बात करें मूंगफली ग्राउंडनट उससे भी तेल निकाला जाता है। मस्टर्ड हो गए, कोकोनट हो गए, इससे तेल निकाला जाता है। सीसम हो गई, सोयाबीन हो गई, इन सभी से हम क्या करते हैं तेल निकालते हैं। सनफ्लावर हो गए, लिनसीड हो गए, इन सब का यूज़ करते हैं बेटा तेल निकालने के लिए, इनका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और ये खाने को बनाने में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। बेटा एडिबल का मीनिंग है जिसको हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर कुकिंग मीडियम, ठीक है, सब्जी बनाने में भी यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइलमेंट। इसके अलावा इनका यूज़ हम बेटा साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें सब ग्राउंड नट की, बेटा ग्राउंड नट का मीनिंग क्या होता है? मूंगफली। मूंगफली हम खाते भी हैं और तेल भी बनाते हैं इसका, तो इसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सील प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में आधे से ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्शन है वो ऑयल उससे निकलता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बेटा ग्राउंड नट का, और राजस्थान आंध्र प्रदेश में हम बात करें 2019-20 में भी हुआ है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा बात करें बेटा लाइन सीड। बेटा लाइन सीड ये होते हैं मस्टर्ड ही होते हैं, ठीक है, इन्हें रबी क्रॉप बोलते हैं। सीसम, सीसम बेटा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है आपको ये सीसम क्या है बेटा? इज द खरीफ क्रॉप नॉर्थ में उगाई जाती है, रबी क्रॉप साउथ इंडिया में होती है। कॉस्टर सीड ग्राउंड बहुत है सर, रबी एंड खरीफ ये दोनों सीजन में उगाई जाती है। कॉस्टर सीड बेटा आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है लेन सीड, ये है मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड के बीज जिसे बोलते हैं। टी, बेसिकली आपने देखा होगा असम का नाम आपने बेटा बहुत सुना होगा, चाय बनाने के लिए फेमस है। तो टी भी प्लांटेशन क्रॉप है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे उगाई जाती है। ये कहाँ होती है बेटा? ट्रॉपिकल एरिया में उगती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगती है। ये प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं इसे। बेटा बेवरेज क्रॉप क्या होती है? बेटा ऐसी क्रॉप जिसको हम पीते हैं, खाते नहीं है, पीते हैं। जैसे टी लीव्स हैं
वो चाय बनाने के लिए यूज़ होती है, खाते नहीं चाय को पीते हैं। तो ऐसी क्रॉप को हम बेवरेज बोलते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, इसका प्रोडक्शन होता है। और ये कहाँ उगती है? ड्रेन सोइल पे उगती है, फर्टाइल लैंड चाहिए इसके लिए बेटा हल्का सा गर्म मॉइस्चर चाहिए होती है, क्लाइमेट फ्री चाहिए, मतलब ठंडा मौसम चाहिए, फ्रिक्वेंट बारिश भी चाहिए होती है इसके लिए लेबर भी चाहिए होती है, इंटेंसिव लेबर इंडस्ट्री है ये, ठीक है। प्रोसेस विद इन टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस के लिए ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, इन एरियाज में ये उगाई जाती हैं। तीसरा जो है हमारे नेक्स्ट जो ब्रेवरेज क्रॉप है बेटा वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का भी बेटा भारत में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी की हम जिससे बात करें वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही उगाई जाती है, ठीक है। अरेबिक वैरायटी ब्रॉड फ्रॉम यमन, बेटा ये कहाँ से आई थी? ये यमन से आई थी, ठीक है। अरेबिक वैरायटी की हमारे देश में प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। बेटा अगर बात करूँ कॉफ़ी, तो बेटा कॉफ़ी बेसिकली कड़वी होती है, इसमें शुगर ऐड की जाती है तब जाके मीठी होती है। तो वर्ल्ड का जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो 4% हमारे देश में होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ होती है? प्रोड्यूस होती है बाबा बुदान हिल्स एरिया में, ठीक है, जो कि कर्नाटका, जो कि इसके अलावा और कहाँ होती है बेटा? ये नीलगिरी कर्नाटक में भी होती है, केरला में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हॉर्टिकल्चर। बेटा हॉर्टिकल्चर क्या होता है? आपने देखा होगा किसान खेती कई तरह की करते हैं। कुछ किसान फल भी उगाते हैं, मतलब फल की भी खेती करते हैं, पेड़ लगाते हैं। कुछ किसान सब्जियों की भी खेती करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अगर किसान खेती कर रहे हैं सब्जियों की, फलों की, तो ऐसी क्रॉप मतलब क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो 2016 की बात करें, इंडिया दुनिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेकंड नंबर था चाइना के बाद में, चाइना फर्स्ट पोजीशन पर था। कहाँ उगाई जाती हैं? ये ट्रॉपिकल, ये पूरे साल उगाई जाती हैं। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आम उगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। तो आम कहाँ कहाँ का फेमस है बेटा? यहाँ ज़्यादातर आम उगाया जाता है। संतरा कहाँ उगता है? नागपुर, चंगपुरी, मेघालय में उगता है। से केले का प्रोडक्शन कहाँ होता है? केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में होता है। लीची का उत्तर प्रदेश, बिहार में। पाइनएप्पल का मेघालय में। अंगूर का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में। एप्पल, पेयर, एप्रिकॉट्स का बेटा, वॉलनट्स का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होता है। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी बेटा, ये है वेजिटेबल्स, ठीक है। टमाटर हो गए, घिया हो गया, पिया, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, काबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब हमारे हॉर्टिकल्चर में आता है। इसके अलावा बेटा हम बात करें नॉन फूड क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिसको हम खाते नहीं है उसे नॉन फूड क्रॉप बोलते हैं। जैसे रबर हो गई बेटा, रबर पेड़ों से आती है, ठीक है, नेचुरल बनाई जाती है रबर। ये इलेक्ट्रल क्रॉप होती है, इसे ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में। इसके लिए मॉइस्चर चाहिए कम, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब नमी चाहिए, बारिश चाहिए कम से कम 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है इसके लिए। और टेम्परेचर 25 डिग्री से कम चाहिए होता है, मतलब ठंडा एरिया चाहिए इसके लिए। ये इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल है जहाँ ये इसको कन्वर्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है बेटा रबर का प्रोडक्शन? केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। दूसरी होती है फाइबर क्रॉप। बेटा फाइबर क्रॉप भी हमारी नॉन फूड क्रॉप होती है। जैसे ये आपको सिल्क वर्म नजर आ रहे होंगे, इन कीड़ों से बेटा ये पोटी करते हैं, उससे क्या निकलता है? एक फाइबर निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? सिल्क। सिल्क वर्म से सिल्क निकलता है, ये नेचुरल होता है, ठीक है। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। तो क्रॉप्स विच आर यूज फॉर फाइबर, जो हम कपड़े बनाते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े, कॉटन भी उगाई जाती है, जूट भी उगाई जाती है, हेम्पर, नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में सिल्क का भी बेटा प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब सिल्क को भी फाइबर निकाला जाता है, ठीक है। ये कोकोन्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये? इन्हें कोकोन्स बोलते हैं, जिससे सिल्क वॉर्म्स फीड करते हैं, मतलब सिल्क निकालते हैं ये, ठीक है। इन्हें क्या खिलाया जाता है बेटा? शहतूत के, जिसे बोलते हैं मलबेरी, मलबेरी इन्हें खिलाया जाता है जिससे सिल्क वॉर्म करते हैं, मतलब रेशे निकालते हैं ये कोकोन्स। इस जो फार्मिंग है, इस फार्मिंग को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेरिकल्चर, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, ऐसे स्टेट में। तो अगर हम बात करें, अगर हम ब्रिटिशर्स से पहले की, तो ब्रिटिश से पहले भी हमारे देश में बहुत उगता था कॉटन। तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिससे हम आगे फर्दर प्रोसेस करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ले जाकर इसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे कपड़ा बनता है, ठीक है। कॉटन ग्रो वेल इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक सोइल। कौन सी मिट्टी चाहिए होती है बेटा इसके लिए? ब्लैक कॉटन सोइल चाहिए, डेक्कन प्लेटो में मिलती है ये, ठीक है। कैसा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए? 210 हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी चाहिए, हल्की बारिश चाहिए होती है इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसके लिए, कम से कम 210 दिन चाहिए तब जाके ये बन पाती है। और सूरज निकलना हुआ चाहिए ज़्यादा इसके लिए सुखाने के लिए।
इसे खरीफ क्रॉप कहते हैं क्योंकि खरीफ के सीजन मुक्ति है, 6 से 8 महीने लगते हैं इस चीज़ को, और ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा जूट। बेटा जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, ये भी बेटा एक तरह की क्रॉप है, इसमें स्टिक होती है बड़ी बड़ी, उसे पानी में भिगोया जाता है तो फिर से बाहर निकाला जाता है, फिर से सुखाया जाता है, जिससे जूट बनता है। तो ग्रोस वेल इन द वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल फूड प्लेन कहाँ बेटा कहाँ उगाई जाती है, जहाँ पर बाढ़ आती है उस एरिया में उगाई जाती है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए जब ये ग्रो की जाती हैं। मेजर कौन कौन से एरिया में उगाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में। बेटा इससे क्या क्या बनता है जूट से, बैग बनते हैं, मैट बनती है मतलब चटाई, रॉप बनती है, यार्न बनता है, कारपेट बनती है, ये सब चीज़ बनती है बेटा इससे। इसके अलावा जूट के अलावा नायलॉन की बात करें तो नायलॉन भी ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ जो जूट एक बहुत महंगी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेटा मार्केट में नहीं बिक पाता। जूट नेचुरल है और ये महंगा भी है जिससे लोग नहीं खरीदते, तो लोग क्या परचेस करते हैं, नायलॉन की बात करें, ठीक है, नायलॉन परचेस करते हैं, सस्ता बनता है। दूसरा है बेटा हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुए, वो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे देश में पुरानी टेक्निक से यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर, देश में एक रिफॉर्म्स लाए। कौन कौन से रिफॉर्म थे, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लेकर आए, एक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म लेकर आए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल का मीनिंग ये था कि लोग इकट्ठे होकर फार्मिंग करें, ठीक, और जितने भी पुराने टाइप के सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी बेटा क्या होता कि जमींदार के पास जमीन होती थी, वो किसानों से काम करवाता था, बदले में किसानों को कुछ नहीं देता था, बहुत कम देता था पैसे, या कुछ खेती के जो उन्होंने उगाया वो दे दिया। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया, ये रिफॉर्म्स लाया गया हमारे देश में, लैंड रिफॉर्म ख़त्म कर दिया, 5 साल की योजना बना दी। क्या लिमिट कर दिया सरकार ने, ये करा कि जो भी जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो क्या करेगा, या तो दे दे या क्या कर दें उसकी सीज कर दी जाएगी। ठीक है, ये रिफॉर्म्स आए। एक तो था हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन, एक था वाइट रिवोल्यूशन। बेटा वाइट को बोलते हैं दूध क्रांति, एक बोलते हैं ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर क्रांति। ठीक है, ये हमारे देश में हुआ जिससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला। ठीक है, नई नई टेक्निक यूज़ करने लगे, सरकार ने नई नई टेक्निक्स को बताया, टेलीविज़न के थ्रू, टीवी के थ्रू, ये सब चीज़ बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई, और ये इससे क्रांति ले आई। 1980 1990 में ये चीज़ हुई, डेवलपमेंट हुआ, लैंड रिफॉर्म्स खत्म कर दिए गए। क्या था कि इसमें क्या क्या लाया गया, प्रोविजन बनाया गया, क्रॉप इंश्योरेंस, अगेन अगर किसी क्रॉप खराब हो गई तो क्रॉप इंश्योरेंस कराया गया, साइक्लोन वाइक्लोन या डिजीज से खराब हुई तो सरकार उनको पैसे देगी। ठीक है, और कुछ सरकार क्या करने लगी, सहायता करने लगी, ग्रामीण बैंक बनवा के गाँवों में किसानों के लिए बैंक खोल दिए गए, जिसे बोलते हैं ग्रामीण बैंक। और जितने भी छोटे छोटे किसान मतलब किसानों के लिए बैंक खोले गए गाँवों में, से ग्रामीण बैंक बोलते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक नाबार्ड बना दिया गया। बेटा नाबार्ड क्या होता है, ये एक ऐसा बैंक है जितने भी गाँव में बैंक खुलेंगे सबको कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, तो सेम ऐसे जितने भी गाँव में छोटे छोटे किसानों को लोन देने के लिए ये किसान बैंक भी खोल दिए किसानों के लिए, केसीसी स्टार्ट कर दिया, किसान को लोन देने लगे कम इंटरेस्ट रेट पर, ताकि वो लोन का चुकता भी कर सकें, अपनी किसान की अच्छे तरह से खेती भी कर लें। तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, किसान क्या करते थे अपने गांव में साहूकार से लोन लेते थे, और लोन इतना होता था वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, क्योंकि वो पुराना लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेते थे, तो डेट ट्रैप में फंसे थे। ठीक है बेटा, लिख देता हूँ डेट ट्रैप क्या होता है। बेटा डेट ट्रैप वो होता है जब हम किसी जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब एक लोन ले लें, पुराना लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले रहे हैं, और फिर दोबारा लोन ले रहे हैं उस दूसरे लोन के लिए, तो लोन पे लोन चलता जा रहा है, उसे डेट ट्रैप बोलते हैं। ठीक, तो ये होता था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने गांव-गांव में किसान के बैंक खोल दिए, और बैंक को कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड खोल दिया। स्कीम चलाई सरकार ने, पर्सनल असिस्टेंट इंश्योरेंस देने दिया, वेदर बुलेटिन चला दिए, प्रोग्राम चलाए। ठीक है, एक सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस करा, एमआरपी एमएसपी बोलते हैं, कि किसानों को लिए कर दिया कि कोई भी आदमी इससे कम इनसे किसानों से पैसों पर नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसे एमएसपी बोलते हैं। एक केस स्टडी है बेटा इसमें एनसीईआरटी में, भूदान और ग्रामदान मूवमेंट की। तो विनोबा भावे कौन थे बेटा, आपने देखा होगा गांधी जी के साथ चलने वाले, गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते विनोबा भावे। ठीक है, वो गांधी जी की बात पहुँचाते थे। ठीक है, विनोबा भावे अंडरटू था पद यात्रा, इन्होंने गांधी जी के साथ में पद यात्रा करी है, मतलब उनके साथ चले हैं, मैसेज पहुँचाया कि पूरे देश के अंदर क्या पहुँचाया इन्होंने, ग्राम स्वराज का। ग्राम स्वराज क्या था, एक इंसिडेंट था बेटा पोंचामली आंध्र प्रदेश की बात है, कि कुछ किसान थे जो गरीब किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो डिमांड कर रहे थे ज़मीन की कि हमें अपनी इकोनॉमिक बढ़ाना है। तो श्री रामचंद्र रेड्डी वहाँ पे खड़े थे, और उन्होंने क्या करा तभी जब वो उन्होंने देखा कि किसान के साथ इतनी सारी परेशानी हो रही है, तो उन्होंने श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या काम करा,
अपनी 80 एकड़ ज़मीन किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, जो वहाँ पे किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो उसी चीज़ को देखकर वहाँ जिसे हम बोलते हैं बुरान मूवमेंट, बेटा सर बुरान मूवमेंट कहते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसे देखकर कुछ जमींदार थे वहाँ पर, उन्होंने भी अपने कुछ गांव जिनके पास जमीन नहीं थी किसानों के पास, उन्हें अपने फ्री में गिफ्ट दे दी, जमीन दे दी, ठीक है। इसे ग्रामदान मूवमेंट बोलते हैं। और बेटा इस रिवोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्लडलेस रिवोल्यूशन, ठीक, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ और मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। तो आप देखेंगे बेटा देश में हम बात करेंगे जीडीपी में कितना मूवमेंट मतलब जीडीपी में कितना ग्रोथ है, शेयर है एग्रीकल्चर का। तो शेयर जीडीपी की बात करें, कितना एम्प्लॉयमेंट है जीडीपी में एग्रीकल्चर का, तो बेटा 2013 से 14 की बात करें तो एग्रीकल्चर 4.2% था जीडीपी में, ठीक है। और 2014 से 15 में बेटा माइनस के पहुंच गया और 15 से 16 में 1.1 रह गया एग्रीकल्चर का, ठीक। तो ग्रोथ रेट ये है। मैटर ऑफ कंसर्न की बात करें तो अगर हम बात करें जीडीपी में तो 2050.6 पर टोटल वर्कफोर्स यहाँ पर बहुत बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। Any decline in stagnation in agriculture will lead to the decline in other spheres of the economy having wide implications on the society. अब बेटा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सेक्टर क्यों है, क्योंकि बेटा बेसिकली सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाती है, जैसे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर को पढ़ाई करने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जैसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल दी गई ताकि लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ें, नई नई चीज़ के बारे में पढ़ें कि एग्रीकल्चर के अलावा लोग क्या करें, एनिमल को पालें, ठीक है, जैसे फिशरीज हो गई, मुर्गी पालन हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। हॉर्टिकल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट मैथोलॉजी बनाई गई, ठीक। और ये भी पढ़ाई की जाती है इसमें कि हम खाली रेनफॉल पर ना डिपेंड रहें और चीज़ों को भी यूज़ करें, क्लियर बेटा। इसके अलावा हम कंडीशन देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी डिक्लाइन है, ठीक है। बिग चैलेंजेस क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन क्या है, इंडियन फार्मर्स के मुकाबले हम बात करें विदेशों में, विदेश में बहुत ज़्यादा मशीन का यूज़ करते हैं, हमारे देश में मशीन का कम यूज़ होता है। दूसरा ये है रिडक्शन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम होनी चाहिए जिससे इंक्रीज होगा कंपटीशन। रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर, दूसरा ये भी है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते एग्रीकल्चर में, ये भी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। रिडक्शन सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी होनी चाहिए जो कि घट गई है सब्सिडी, जिससे कॉस्ट महंगी हो गई। बेटा सब्सिडी फर्टिलाइजर पे नहीं है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि दूसरे देशों का कंपटीशन नहीं कर पाते, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक बेटा ये है क्या कि ग्लोबेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा वाला एग्रीकल्चर का। नोट द फिनोमिना अंडर ग्लोबेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s की बात करें तो बेटा हम 1990 की बात करें तो देश में बहुत ज़्यादा ग्लोबेशन स्टार्ट हुआ था। फार्मर इंडिया ने एक्सपोज करे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को, क्योंकि बाहर की क्रॉप सस्ती आने लगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स को इंडिया प्रोडक्ट नहीं करता था, कम्पीट नहीं करता था डेवलप कंट्री की, क्योंकि डेवलप कंट्री में बेटा बहुत ज़्यादा क्या यूज़ होता था, वे सब्सिडी देते हैं अपने देशों में, ठीक है। दूसरा वहाँ टेक्निक्स मतलब नए नए टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे वहाँ की प्रोडक्शन ज़्यादा उससे सस्ती होती है। इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें क्रॉस रोड की तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम घट रही है, लैंड भी घट रही है। प्रॉपर थर्स्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, ये हमें देखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हमारे देश में हालांकि ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि एक सॉल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन आया जब, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने इसमें इंजीनियरिंग का यूज़ करा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने हटाया और नए नए टेक्निक नए नए टाइप के बिजनेस का बीज का हमने यूज़ करा जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी बेटा इस चैप्टर में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आने से हमारे देश में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे देश के किसानों को, भाइयों को, ठीक। तो ये था चैप्टर आपका एग्रीकल्चर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।